नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस का ऑलरेडी पूरा कोर्स करा चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट में सारे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। एसएसटी का पूरा कोर्स करा रहे हैं, तो क्लास नंबर 29 में सौरमंडल पहला पार्ट देखा था। यदि नहीं देखा हो साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम पार्ट नंबर 2 में बाकी बची हुई जो सारी चीजें हैं वो देखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी जो है वो करेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है जिसमें सौरमंडल का पार्ट 2 देखेंगे और इससे पहले की सारी चीजें हम करा चुके हैं, जो कि एसएसटी की प्लेलिस्ट अलग से आपको मिल जाएगी। तो मंगल ग्रह की बात करेंगे। इससे पहले की ग्रह तक हम देख चुके थे। तो मंगल ग्रह, ये ग्रह आपका आकार की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? 7वां बड़ा है। और सूर्य से दूरी के क्रम में अगर बात करें तो ये आपका चौथे स्थान पर जो है आपका आता है। सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग इसे 687 दिन लगते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में आपका 88 दिन वाला था, तो सबसे कम लगते हैं। तो सबसे कम या सबसे ज्यादा, वो ज्यादा अधिकतर जो है वो पूछे जाते हैं। मंगल जो है आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। ये मैंने आपको बताया था कौन कौन से आंतरिक ग्रह होते हैं और कौन कौन से बाह्य ग्रह, किनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह जो है उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये जो है आपका लाल रंग जो है उसका दिखाई देता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह जो है वो भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ग्रह का, ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए किस कारण से होता है और किसकी अधिकता जो है वो होती है। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसें जो है वो विद्यमान रहती हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में आयरन ऑक्साइड जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा। कुछ और पॉइंट की बात करते हैं तो अपने अक्ष पर लगभग 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल ग्रह जो है उस पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात जो है वो होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मंगल मिशन बहुत चलते हैं, जिसमें मंगल ग्रह पर रहने के संदर्भ में वहां का वातावरण जो है उस प्रकार से है कि वहां पर जो है वो घर बनाने के संदर्भ में अभी लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ के उपग्रह की। तो फोबोस और डीमोस मंगल के जो है वो दो उपग्रह हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको आपको तो हर हाल में रखना है और कुछ चीजें केवल आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो ये जो है इसके उपग्रह हैं और डीमोस जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनता है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे डीमोस। तो फोबोस और डीमोस ये दो मंगल के उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलंपस म्यून्स, ये और सबसे ऊंचा जो पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ये भी मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका है, ये दोनों ही पॉइंट पूछे जाते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है ये आपका माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सोचिए कि माउंट एवरेस्ट 8,848 है, उसका 3 गुना कितना जो है वो ऊंचा है आपका निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मीन्स मोन्स। चलिए देखते हैं आगे। अगला ग्रह बृहस्पति ग्रह। मंगल ग्रह में जितनी चीजें हैं एकदम रट के लीजिएगा। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह जो है वो कौन सा है। मैंने आपको आकार के अकॉर्डिंग भी जो है वो क्रम बताया था, तो बृहस्पति आपका सबसे बड़ा जो है वो ग्रह है और सबसे भारी ग्रह भी है। सूर्य से अगर दूरी के क्रम में बात करें तो ये जो है वो 5वें स्थान पर जो है आपका ग्रह आता है। लगभग जो है ये 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा जो है वो पूरी करता है और अपने अक्ष पर ये लगभग 9 घंटे 56 मिनट में जो है एक चक्कर भी जो है वो पूरी कर लेता है। ये सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। हालांकि इसके कुल 79 उपग्रहों में से ज्यादातर उपग्रह जो है वो बहुत छोटे आकार के हैं। और अगर उपग्रहों की संख्या देखेंगे तो ये अलग अलग जगह आपको देखने को मिलती है। कहीं आपको कहीं 81 दे देंगे, कहीं 80 दे देंगे, तो उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बात करते हैं आगे। तो गैनीमीड, कैलिस्टो, लो आयो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह में आते हैं, जिसमें गैनीमीड आपको सबसे पहले और सबसे लास्ट में बस यही याद रखना है क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन बहुत बनता है कि पूरे सौरमंडल का सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। उसका नाम क्या है? तो गैनीमीड है। तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। गैनीमीड बृहस्पति का है उपग्रह और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे बात करते हैं। तो हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी वाला पिंड है उसके रूप में भी जो है ये आपका जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह की खोज की अगर बात करें किसने की थी, तो गैलीलियो ने जो है खोज जो है वो बृहस्पति ग्रह की थी। बृहस्पति का पलायन वेग जो है वो सौरमंडल का सर्वाधिक है, अर्थात 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको बताया है
कि पलायन वेग क्या होता है, वो आपका वेग जिससे गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसके बाहर निकलने के लिए जो स्पीड है चाहिए होती है वो। जैसे पृथ्वी की अगर बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये आपका वेग चाहिए होता है अगर आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलना है। सेम चीज अगर बृहस्पति ग्रह की बात करें तो उसका पलायन वेग सबसे ज्यादा है पूरे सौर मंडल का, वो है 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह जो है उसकी संज्ञा भी दी जाती है और इसे मास्टर ऑफ गाइड्स की भी उपमा जो है वो प्रदान की जाती है। यह जो है आपका तारा और ग्रह दोनों के गुणों से जो है वो युक्त होता है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा भी है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भी जो है वो पाई जाती हैं। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र की संज्ञा भी दी जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि लघु सौर तंत्र की संज्ञा किस ग्रह को दी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, बृहस्पति ग्रह को। नासा जो है उसके द्वारा बृहस्पति के अध्ययन के लिए 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। तो आपने नाम अवश्य सुना होगा, जूनो जो है इसका नाम। अब बात करते हैं हमारे अगले ग्रह की जिसका नाम है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में ये आपका 6वें स्थान पर जो है वो आता है। तो क्रम तो मैंने आपको पहले ही सारे बता दिए थे, तो आप आपको बार बार यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शनि के ग्रह जो है इसके चारों ओर वलयों का जो है वो पाया जाना इसकी सबसे बड़ी जो है वो विशेषता है। आप देखते हैं ग्रह जो है उसके कारण चारों ओर जो है इस टाइप से छल्ले आपको देखने को मिलते हैं, तो वही यहाँ पर वलय जो है वो बताया गया है। इसके घनत्व की बात करें तो 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है। पर अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है उसका सबसे ज्यादा है, इसमें कम बात की गई है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसका घनत्व कितना है, 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो कि अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि जो है उसका ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया जो कण है उनकी परत से जो है वो घिरा हुआ है, जिससे आप पीले रंग का जो है वो दिखाई देता है। तो इसका रंग आप देख रहे हैं किस तरीके का है, पीला रंग है। किसके कारण है, इस वायुमंडल जो है इसकी पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, इस कारण। आगे बात करें तो लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि जो है उसके ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त जो है वो प्रतीत होते हैं, जिसे हम रिंग क्रॉसिंग की घटना जो है वो कहते हैं। तो ये जब छल्ले जो है वो नहीं दिखाई देते हैं, लुप्त प्रतीत होते हैं, तो इस घटना को रिंग क्रॉसिंग कहते हैं और ऐसा जो है 14.7 वर्ष में देखने को मिलता है और ये खगोलीय घटना में आता है। और कुछ पॉइंट की बात करते हैं तो इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं। इस कारण इसे गैसों का गोला जो है उसकी संज्ञा भी दी जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा गैसों का गोला जो है किस ग्रह को कहा जाता है, तो शनि ग्रह को जो है वो कहा जाता है। शनि के घूर्णन काल की बात करें तो लगभग 10 घंटा 40 मिनट और परिक्रमण काल की बात करें तो 29 वर्ष होता है। कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जिसमें 29 वर्ष 5 माह जो है वो बताया गया है, तो लगभग के तौर पर आप इसे याद रख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका उपग्रह। तो शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह है टाइटन। तो इसको आपको एकदम रट के रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है। शनि ग्रह का जो उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। आगे बात करते हैं इसके 82 उपग्रह, जिसमें एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो भी देखने को मिलते हैं। और ये अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से जो है वो देखा जा सकता है, ये भी यहाँ पर आप पॉइंट के तौर पर देख सकते हैं। टाइटन की बात करें जो हमने ऊपर देखा था, तो ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि सौर मंडल का ये दूसरा बड़ा उपग्रह है। क्योंकि मैंने बताया था गैनीमीड आपका आया था बृहस्पति ग्रह का, वो सबसे बड़ा उपग्रह था, पर ये अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। इस दोनों पॉइंट को आप दिमाग में क्लियर रखिएगा। फोबे उपग्रह जो है शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है, तो ये इसकी खासियत है फोबे उपग्रह की, तो एक पॉइंट के तौर पर आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अरुण ग्रह की। ये आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें नंबर पे आता है। इस ग्रह की खोज आपसे पूछी जाती है सर विलियम हर्शल, इन्होंने जो है खोज की थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, सर विलियम हर्शल ने जो है वो खोज की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं और इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह जो है वो हैं।
मीथेन गैस की यहाँ पर अधिकता है, जिसके कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। तो मीथेन गैस की अधिकता भी यहाँ से पूछी जाती है, तो इस पॉइंट को जो है वो याद रखिएगा, और इसके कारण इसका रंग नीला हरे रंग का जो है वो दिखाई देता है। अक्षीय झुकाव की बात करें तो यह यहाँ पर अधिक है, और इसी कारण से इसे लेटा हुआ ग्रह भी जो है वो कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव है अधिक। और किसे कहा जाता है? तो आपका अरुण ग्रह को कहा जाता है। दोनों ही पॉइंट पूछे जाते हैं, दिमाग में आपके एकदम छपा होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, इसलिए सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में जो है वो होता है। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि किन किन ग्रहों की आकृति जो है वो उल्टी है और किन की जो है वो आकृति सीधी है। क्या नॉर्मल आकृति होती है, पिछले वाली क्लास में हमने आपको बताई थी। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है ये घूमता है। अरुण ग्रह जो है इसमें शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, पर अधिकतर आप देखेंगे तो शनि में ही आपको देखने को जो है वो मिलते हैं। फिर बात करते हैं हमारा वरुण ग्रह, और ये हमारा लास्ट ग्रह होगा क्योंकि बाकी सब हमने ऑलरेडी देख लिए। तो वरुण ग्रह जो है आकार में चौथा और सूर्य से दूरी के क्रम में जो है वो 8वें स्थान पर जो है वो आता है। सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग से 165 वर्ष लगते हैं। कुछ स्रोत हैं जिन्होंने 164 वर्ष भी जो है इसे आंका है। जॉन काउच एडम्स, अर्बन ली वेरियर, इन्होंने इस ग्रह की परिकल्पना जो है वो तैयार की है, तो इनके नाम आप जो है वो याद रख सकते हैं। 1846 में ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की है, पर जो जॉन गाले हैं उन्होंने इस ग्रह की खोज की है, वो आप याद रख सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर नाम जो है इस जॉन गाले का याद रख सकते हैं, और एडम्स जो है इनका याद रख सकते हैं, पर एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की है, इसलिए इनका नाम देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पर लिखा है कि ली जो वेरियर है उनके मापदंडों के आधार पर जो है 1846 ईस्वी में जो है इसके बारे में देखने को मिला, पर जॉन गाले ग्रह की खोज की थी, तो अगर पूछा जाता है प्रश्न तो खोज के संदर्भ में ही पूछा जाता है। आगे बात करते हैं तो ये हरे नीले रंग का जो है वो प्रतीत होता है, और सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, क्योंकि आप जानते हैं जब क्रम की हम बात करते हैं तो सबसे लास्ट में आपका ये ग्रह जो है वो पड़ता है। तो सबसे लास्ट में पड़ रहा है तो सूर्य से भी सबसे दूरी ज्यादा है, और सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा सूर्य की किरणें वहां तक उतनी नहीं पहुंच पाएंगी, और वो उतना ही ठंडा ग्रह होगा। तो वो से आप याद कर लेंगे आसानी से। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, लाइक सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह याद रखिएगा। इसके 13 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटन, देखिए टाइटन नहीं लिखा हुआ है, नीचे रा भी लगी है। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन पर ओशोर्स गीजर के प्रमाण भी जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सभी ग्रह हुए हमारे समान। अब ग्रह के अलावा जो कुछ पॉइंट हैं उनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है वो किन दो ग्रहों के मध्य है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो है आपको देखने को मिलती है। इसको हम अवांतर ग्रह की संज्ञा भी जो है वो देते हैं, जो कि अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा जो है वो करते हैं। और सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो कौन सा है? वो आपका सैरस है, जो कि 1032 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। इसे गिसेप्पे पियाजी जो है उन्होंने खोजा था। एरिस, जैना और वेस्टा अन्य क्षुद्र ग्रह में भी जो है वो आते हैं। तो आप चाहें तो अन्य ग्रह जो क्षुद्र ग्रह उनके नाम याद रख सकते हैं, पर इस पूरे सिनेरियो में आपको मंगल और बृहस्पति जो है वो ये पॉइंट अवश्य पता होना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है वो किन दो ग्रहों के मध्य जो है वो पाई जाती है। आगे बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बाद धूमकेतु, जिसको हम कॉमेट्स कहते हैं। तो आकाशीय धूल, गैसें, हिमकण, इनसे निर्मित जो पिंड है जो कि अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो धूमकेतु या पुच्छल तारे जो है वो कहलाते हैं। और सामान्यतः अगर आप कहेंगे तो ये पूछ रहित होते हैं, किंतु जैसे ही ये सूर्य के निकट आते हैं, सूर्य की गर्मी के कारण इनकी जो बाहरी परत होती है ना वो पिघलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है, और चमकीली पूंछ के समान जो है वो दिखाई देती है। मतलब वैसे नहीं इनमें पूंछ होती है, पर सूर्य के संपर्क में आने पर जो है ये घटना जो है वो होती है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है सर्वाधिक प्रसिद्ध जो धूमकेतु है उसका नाम। तो उसका नाम है हेली। हेली जो है इसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। तो हेली जो है आपको याद होना चाहिए, और थोड़ा सा बारे में अगर पता होगा तो अच्छी बात है। 1994 में सुमेकर लेवी 9 बृहस्पति से जो है वो टकराया था। टेम्पल 1
हेल-बोप, एंकी, कुछ अन्य प्रमुख धूमकेतु जो हैं उनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। धूमकेतु की बात करते हैं, बाद उल्का और उल्का पिंड की। तो उल्का जो है वो धूल और गैस से निर्मित लघुपिंड है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर जलकर जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जो कि पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं, वो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जो है वो गिरते हैं और इन्हें हम उल्कास्म, जिसको हम इंग्लिश में शूटिंग स्टार कहते हैं, वो भी जो है वो कहते हैं। बड़े जो उल्कास्म होते हैं उनको उल्कापिंड कहते हैं। ये चीज मैंने आपको एक बार समझाई भी थी कि कैसे जो है जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जो है, जो आप देखते हैं ना चमक, दूर आसमान में देखेंगे तो चमकता हुआ दिखाई देता है, तो घर्षण के कारण वो घिसते हैं और इसी कारण आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे वो पृथ्वी के तल पर आते हैं धीरे धीरे वो घर्षण होते होते पूरा पिंड पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, पर जो नष्ट नहीं हो पाते हैं वो पृथ्वी पर गिरते भी हैं चट्टानों के रूप में। फिर बात करते हैं तारामंडल की। तारों का ऐसा समूह जिनका कोई निश्चित आकृति हो उनको कहते हैं तारामंडल। वर्तमान में कुल मिलाकर 89 जो है वो तारामंडल है, जिसमें कुछ नाम है जैसे अर्सा मेजर है, ओरियन है, स्कॉर्पियो है। ये कुछ प्रमुख तारामंडल है जिसमें स्कॉर्पियो आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की गति की। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन गति जिसको हम रोटेशन कहते हैं, और एक होती है परिक्रमण गति जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या होता है घूर्णन गति? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में जो है वो घूमती है। इसे कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति, और इसी को ही परिभ्रमण या दैनिक गति जो है वो भी जो है वो कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि इसके कारण कौन सी घटना होती है? तो इसके कारण दिन और रात की घटना जो है वो होती है। इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, और ऊपर जो समय बताया मैंने 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका घूर्णन गति। घूर्णन गति के बाद बात करते हैं आपका परिक्रमण या फिर वार्षिक गति। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड। ये चीज मैंने बताई थी कि 365 मिनट के अलावा जो 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड है, ये जो एक्स्ट्रा समय है ये मिलकर ही पूरा एक साल का, अगर आप देखेंगे 48 मिनट और 5 घंटे जोड़ते हैं तो 4 साल में आप पूरा एक दिन बना देता है। इसी कारण फरवरी जो है आपकी 29 दिन की होती है। आगे बात करते हैं तो पृथ्वी की इस गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। तो इस गति के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। अब दो चीजों को आप यहां पर अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो घूर्णन गति के कारण कौन सी घटना होती है? तो दिन और रात की घटना होती है, क्योंकि ये आपका 23 घंटे 56 मिनट 24 घंटे आप लगभग मान के चलिए कि घूर्णन गति का टाइम पीरियड होता है, तो आप उसी के कारण ही दिन रात होते हैं। और यही अगर एक साल की बात कर लेते हैं जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, जिसको हम वार्षिक गति कहते हैं, उसके कारण ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। तो छोटे से पॉइंट है पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। आगे बात करते हैं तो पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है वो अपने कक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का जो है वो कोण बनाता है, और पृथ्वी स्थल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री जो है वो झुकी रहती है, और इसी के कारण दिन रात की लंबाई में अंतर देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको इस पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि क्यों आपको दिन रात की लंबाई में अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसी के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, वर्ष के विभिन्न समयों में परिवर्तन होता है। तो ये कुछ पॉइंट है। पृथ्वी जो है आपका दीर्घ वृत्ताकार जो पथ है उस पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी जो होती है वो बदलती रहती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी की दो स्थितियां होती हैं। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी जो है किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ऑप्शन अलग अलग करके दिए जा सकते हैं पथ के, तो वो ध्यान रखिएगा। अब जब इसके कारण सूर्य से इसकी दूरी जो है वो बदलती रहती है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी है उसकी दो स्थितियां होती हैं। एक आपकी होती है जिसको हम अपसौर कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं एपिहीलियन। तो क्या होता है अपसौर? जब पृथ्वी और सूर्य जो है इनके मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं अपसौर। इसी स्थिति को सूर्योच्च भी जो है वो कहा जाता है। तो इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर जो है वो होती है, और इस समय जो सूर्यास्त है वो अपेक्षाकृत जो है वो कम होता है। ये आपका सूर्यास्त होगा। ये स्थिति जो है वो 4 जुलाई को होती है। तो ये तारीख को ध्यान रखिएगा, आपसे कथा कहानी नहीं पूछी जाती पेपर में, आपसे
जो डाटा एक्चुअल डाटा है वो पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा अपसौर की स्थिति किस तारीख को होती है, तो आप कहेंगे 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है, तो या उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अपसौर कहा जाता है। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अपसौर जो है वो किस कारण से हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है। अब इससे के कारण क्या होता है, सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बहुत नजदीक आपका पहुंच जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये बहुत दूर पहुंच जाएगा। तो जब दूर होगा, अधिकतम दूरी होगी, तब हम उसका क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। अब उपसौर को भी समझ लेते हैं, जिसको हम पेरिहीलियन कहते हैं। तो जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम उपसौर की स्थिति कहते हैं, या इसको हम रविनिच भी कहते हैं। और इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। और ये स्थिति कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। तो फिर से ये तारीख आपको याद रखनी है। उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है। और दूरी अगर देखेंगे तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी होती है। तो इन दोनों पॉइंट को आप एकदम रट करके रखिएगा। अब बात करते हैं क्या होता है अयनांत या संक्रांति। तो सूर्य की अयन रेखीय कर्क तथा मकर रेखा स्थिति जो होती है ना, उसको कहते हैं अयनांत। बस एक लाइन में आपको याद रखना है, कर्क और मकर रेखा जो स्थिति होती है सूर्य की अयन रेखीय, जिसको हम कहते हैं, इसको हम अयनांत जो है वो कहते हैं। फिर तारीख की बात करें, यहां से क्वेश्चन बनता है 21 जून। 21 जून जो है इसको कर्क रेखा पर लंबवत जो है वो सूर्य चमकता है, जिससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है, और वहां पर दिन बड़े और रातें जो है वो छोटी होती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में आपका ग्रीष्म ऋतु होती है, और स्थिति जो होती है इसको हम कर्क संक्रांति के नाम से जो है वो जानते हैं। जो हमने अयनांत देखा है ना, अयनांत को ही संक्रांति भी कहते हैं। तो उसी संक्रांति के संदर्भ में ही जो है यहाँ पर लिखा है कर्क संक्रांति क्या होता है, तो आप कहेंगे 21 जून को। तो इसमें सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत स्थिति होती है, जहां पर सूर्य क्या करता है, तिरछा चमकता है। तो वहां पर रातें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, और दिन जो है वो छोटे होते हैं। तो गर्मी कम होने से क्या होता है, शीत ऋतु होती है। तो क्लियर समझ में आ रहा है क्या होता है। जब आप खुद से सोचिए कि जब सूर्य की किरणें किसी रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है वहां गर्मी होगी, जाहिर सी बात है वहां दिन लंबा होगा। और जब वहां पर दिन लंबा हो रहा है, वहां पर सीधी रेखा पड़ रही है, तो बाकी जो रेखाएं हैं वहां पर जो सूर्य की रेखा होंगी वो तिरछी पड़ेंगी। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो मकर रेखा या फिर आप कहेंगे जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जो है वो विपरीत स्थिति रहती है। तो वहां पर सूर्य तिरछा चमकता है, तो वहां पर रातें आपकी बड़ी हो जाएंगी जब वहां पर सूर्य सीधे नहीं चमक रहा है। तो ऐसे आप चीजों को समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं 22 दिसंबर की, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख जो है वो रहता है, जिससे क्या होता है, सूर्य जो है वो मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री पर जो है वो लंबवत जो है वो रहता है, जिससे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। और ये जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं मकर संक्रांति। तो ये दोनों चीजें आप समझ रहे हैं। कब आपका कर्क, पीछे वाला मैं आपको दिखा देता हूं, कब आपका कर्क संक्रांति होगी, जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। कब आपका मकर संक्रांति होगी, जब आपका सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और वो स्थिति होती है 22 दिसंबर की। इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य तिरछा चमकेगा। क्यों, क्योंकि मकर संक्रांति जो है स्थिति जो है वहां पर मकर रेखा पर सीधे जो है वो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो बाकी जो स्थिति होगी वहां पर तो सीधे होंगे नहीं, तो वहां पर आपका तिरछी चमकेगा। तो जिससे क्या होगा, दिन छोटे होंगे और रातें जो है वो बड़ी होंगी। तो गर्मी कम होने के कारण यहाँ पर यानी कि दिसंबर का जो महीना होता है आप देखते हैं शीत ऋतु जो है वो होती है। आगे बात करते हैं विषुव क्या होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर इनको सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय क्या होता है, समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग प्रकाश में रहता है, जिससे क्या होता है, सभी जगह दिन और रात जो है वो लगभग बराबर होते हैं। अब आप इस चीज को समझिए। आप जानते हैं कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ऊपर आपकी कर्क रेखा है, बीच में आपकी भूमध्य रेखा है, नीचे मकर रेखा है। जब सूर्य की किरणें आपकी सेंटर में एकदम पड़ रही हैं, यानी कि भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं, वही स्थिति यहाँ पर बात की गई है कि जब भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इस समय क्या होता है, समस्त जो अक्षांश रेखा है उनका आधा भाग तो प्रकाश में रहेगा, क्योंकि इधर भी आपका प्रकाश जाएगा, नीचे भी प्रकाश में जाएगा, जिससे सभी जगह जो दिन रात होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। जो दोनों गोलार्ध हैं उनमें भी अगर आप देखेंगे तो प्रकाश बराबर जाएगा। तो दिन रात बराबर रहने की स्थिति को ही हम विषुव कहते हैं, अथवा सम दिन रात कहते हैं। तो आपने समझा कि विषुव क्या होता है। ठीक है, 21 मार्च वाली जो स्थिति है उसको हम बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर और 23 सितंबर वाली स्थिति को जो है वो शरद विषुव जो है वो कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट की, जो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे नॉर्वे जो है इसको अर्धरात्रि
का सूर्य का प्रदेश जो है वो कहा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। जापान को उगते सूरज जो है उसका देश कहते हैं, यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो कहा जाता है। एज इट इज ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर की अवधि में जो है उत्तरी गोलार्ध, इसमें सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय तक जो है वो रहता है, जिससे क्या होता है, दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। और उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि जो है वो 6 महीने की होती है। ये चीज अभी मैंने आपको क्लियर भी कर दी, तो ये याद रखिएगा। और 23 सितंबर से जो 21 मार्च की अवधि होती है, इसमें सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध पर 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रहता है, जिससे वहां दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। तो दक्षिणी जो ध्रुव है उस पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं ग्रहण, जो कि हमारा सबसे लास्ट जो है वो पॉइंट है। और प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है हम यहाँ पर आज ना करके अगली वाली क्लास में एक साथ प्रश्न देख लेंगे। सौर मंडल पर जितनी हमने चीजें पढ़ी हैं, लगभग 20-25 प्रश्न याद इस टॉपिक, इसके ग्रहण के बाद डायरेक्ट एक क्वेश्चन हम आपसे जो है वो पूछ लेंगे। तो ग्रहण की बात करते हैं, क्या होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये आपके सरल रेखा में होते हैं, तो ग्रहण की अवस्था जो है वो होती है। ये चीज आपको पता होगी। जब सूर्य और पृथ्वी जो है इसके बीच चंद्रमा आ जाता है, तो ये घटना आपकी सूर्य ग्रहण होती है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। और ये घटना आपकी अमावस्या को घटित होती है। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये जो है आपकी घटना पूर्णिमा को घटित होती है। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, और कब घटना आपकी अमावस्या और पूर्णिमा की होती है। क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है बस इतने ही बिंदुओं से बनता है। तो सारे पॉइंट हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न जो है वो आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट या कोई और सूचना है वो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। तो ये आपका प्रश्न है इस वीडियो का कि सौर मंडल का अत्यधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। ए ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है बुध, सी ऑप्शन है पृथ्वी, डी ऑप्शन है बृहस्पति। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज फिर मैं इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।